Hello everybody, this is CBSE Science classes for class 8 and it is our part number 6 of chapter number 6 combustion and flame। हमारा जो चैप्टर है कम्बशन एंड फ्लेम कंप्लीट हो चुका है और आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, दैट इज लिस्ट कंडीशन अंडर विच कम्बशन कैन टेक्स प्लेस। तो आपको उन कंडीशंस के बारे में यहाँ पर लिखना है जिनके अंदर आपका कम्बशन हो सकता है या कम्बशन होने के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं, उन कंडीशंस को यहाँ पर लिखना है। ओके, तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है द बर्निंग ऑफ अ सबस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज कम्बशन। तो पहले यहाँ पर हमने कम्बशन की डेफिनेशन लिखी है, मतलब आपको पहले डेफिनेशन देनी है कम्बशन की कि कम्बशन क्या होता है। तो यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, उसका दहन होता है, तो हम उसे कम्बशन कहते हैं। द कंडीशन अंडर विच कम्बशन कैन टेक्स प्लेस आर, और जो कंडीशन है जिनके रहने पर या जिनकी उपस्थिति में ही कम्बशन हो सकता है, वे कंडीशंस क्या है हमारे पास। द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, सबसे पहली कंडीशन है हमारी कि वहाँ पर एयर या ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। एयर या ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पर आग नहीं लग पाएगी और कोई पदार्थ जल नहीं पाएगा। द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल प्लेस और सिग्निफिकेंट रोल, साथ ही वहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्यूल भी होना चाहिए। अगर फ्यूल नहीं होगा तो हम जलाएंगे किसे, ठीक है। तो जो चीज़ जलती है उसे हम फ्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन आप लिख सकते हैं कि हमें फ्यूल भी चाहिए जलाने के लिए। इग्निशन टेम्परेचर इज मेंटेन, और साथ ही वहाँ पर आपका इग्निशन टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए। मतलब आप जिस फ्यूल को जला रहे हैं उसको आपको एक न्यूनतम तापमान देना होता है जिस पर वह जलना शुरू कर देता है। उसी तापमान को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि आपको गैस स्टोव को जलाना होता है तो आप क्या करते हो, सिंपली लाइटर से उसको एक चिंगारी देते हो छोटी सी और उससे वह आग पकड़ लेता है। वहीं आपको कागज़ जलाना होता है, पेपर जलाना होता है, तो आप माचिस की तीली से उसको जला सकते हैं, कैंडल को उससे जला सकते हैं। लेकिन यदि आपको लकड़ी को जलाना है, लकड़ी का एक बड़ा आपका टुकड़ा है, उसको जलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे कागज़ और कचरा, घास फूस इकट्ठी करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद ही उसमें आग लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इग्निशन टेम्परेचर भी मेंटेन करना होगा। और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसकी आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज सबस्टेंस दैट कैचेस फायर एट इट्स लोएस्ट टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर हमारा वह टेम्परेचर होता है जब कोई पदार्थ क्या कर सकता है, आग पकड़ सकता है, ठीक है। ये वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। देन आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कोजेज। आपका यदि आप वुड जला रहे हैं और कोयला जला रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर आपके पोल्यूटिंग गैसेज वहाँ पर रिलीज होगी। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, पोल्यूशन ऑफ एयर। लकड़ी और कोयले के जलाने से एयर में पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। अ लिक्विड फ्यूल यूजेज इन होम इज, एक लिक्विड फ्यूल जिसको आप घरों में यूज करते हैं, तरल अवस्था में ऐसा कौन सा फ्यूल होता है जिसको आप घरों में यूज करते हैं, तो इसको आप केरोसिन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। केरोसिन आपके तरल एक ईंधन होता है जिसको आप घरों में भी यूज करते हैं। देन फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। तो आपको किसी भी फ्यूल को पहले गर्म करना होता है जबकि वह क्या होता है, जलना शुरू करता है। तो आपको वहाँ कहाँ तक गर्म करना होता है, तो इसको हमें इसके इग्निशन टेम्परेचर तक, ज्वलन ताप तक गर्म करना होता है, ठीक है। ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हीट यदि आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर वह अपने आप जलना शुरू कर देता है, ठीक है। देन हमारा डी है द फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। तो यदि ऑयल में आग लग जाती है, जैसे आपके पेट्रोल पंप होते हैं, डीजल होते हैं, वहाँ पर पेट्रोल भी होता है, तो पेट्रोल पंप में यदि आग लगती है, पेट्रोल जलता है, ऑयल्स में आग लगती है, तो उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते क्योंकि पानी क्या होता है, ऑयल से भारी होता है और यह नीचे बैठ जाता है और ऑयल ऊपर आकर वापस जलने लगता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपकी ऑयल की जो फायर होती है उसको आप वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, देन वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि सिटीज़ में आजकल CNG के ऑटोमोबाइल चलते हैं, ऑटो रिक्शा और बसेज वगैरह CNG की चलती हैं, हरे कलर की वे पुती होती हैं ऊपर उनके। तो
ये किस तरह से सिटीज़ में पोल्यूशन को, प्रदूषण को रिड्यूस कर रही हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो सीएनजी में ऐसा क्या है, एक ऐसा फ्यूल है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। सीएनजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन अमॉन्ग ऑटोमोबाइल्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। तो सीएनजी जो है वह निम्न कारणों के कारण प्रदूषण कम करने में हमारी सहायता कर रहा है सिटीज़ में। फर्स्ट है सीएनजी इज कंपेरेटिवली अ क्लीनर फ्यूल। तो हमारे जो और फ्यूल है जैसे पेट्रोल डीजल से हम गाड़ियाँ चलाते हैं उनकी तुलना में सीएनजी क्या है, एक कंपेरेटिवली क्लीनर फ्यूल है, तुलनात्मक रूप से एक स्वच्छ फ्यूल है, क्योंकि यह पोल्यूटिंग गैसेज लाइक CO2, SO2, NO2 ऐसी गैसें ये प्रोड्यूस नहीं करता है, या करता भी है तो बहुत कम मात्रा में करता है। द CNG कैन बी एन अल्टरनेटिव फॉर डीजल, पेट्रोल एंड प्रोपेन LPG। तो CNG हमारा क्या है, डीजल, पेट्रोल और प्रोपेन या LPG के रूप में, उसके विकल्प के रूप में यूज किया जा सकता है, उसका ये अल्टरनेटिव है। हम यदि जिन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल या LPG का यूज करते हैं उनकी जगह हम CNG का यूज कर सकते हैं। इट यूजुअली कंटेन्स अ फ्यू अनडिजायरेबल गैसेज दैट देन द अदर फ्यूल्स मेंशन अबाउट। तो ये क्या करता है कि जो अनडिजायरेबल गैसें होती हैं, जैसे अभी बताई मैंने CO2, NO2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऐसी गैसें ये कम मात्रा में रिलीज करता है, जिस कारण से क्या होता है कि प्रदूषण कम होता है। देन the combustion of fuels like petroleum causes many unburnt carbon particles along with carbon monoxide। तो जब हम पेट्रोलियम पदार्थ जलाते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल जलाते हैं फ्यूल के रूप में, तो वहाँ पर बहुत सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर में हमारे मुक्त होते हैं, और उसके साथ ही वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है, जो कि क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोज कर सकती है। तो इन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं यदि हम जो हमारे पेट्रोलियम फ्यूल होते हैं उनकी जगह CNG का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल। तो यहाँ पर दो फ्यूल दिए गए हैं, LPG और वुड। इनको आप ईंधन के रूप में यदि यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर इनकी तुलनात्मक, यहाँ पर एक कंपैरिजन करना है, मतलब दोनों की तुलना करनी है, कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन थोड़ा कम अच्छा है। तो इसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। वुड, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल फ्यूल यूज्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज। तो हमारा जो वुड होता है यह एक ट्रेडिशनल फ्यूल माना जाता है, मतलब एक परंपरागत ईंधन माना जाता है, जिसको हम सदियों से, पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, और ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों में यूज किया जाता है, मतलब घरेलू रूप में भी और औद्योगिक रूप में भी, कारखानों में भी इसको यूज किया जाता है। Wood produces a lot of smoke which pollute the atmosphere and cause respiratory disease। वुड से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है, प्रदूषित करता है, और इससे कई तरह की रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, मतलब सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। द यूजेज ऑफ वुड टू अ लार्ज एक्सटेंट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। और यदि ज़्यादा यूज करते हैं हम लकड़ियों का तो इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब आपके जंगलों की कटाई ज़्यादा होती है और धीरे धीरे जंगल समाप्त होते जाएंगे, तो इससे आपको काफ़ी नुकसान है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड रेंजेस बिटवीन 17,000 to 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ये जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वुड की, ये काफ़ी कम होती है, और आप कह सकते हैं सबसे कम होती है। ठीक है, और दूसरे फ्यूल हमारे क्या करते हैं, इससे ज़्यादा हमें कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं, मतलब 1 किलोग्राम वुड को जलाने से आपको 17,000 से 22,000 किलो जूल ऊर्जा ही मिलती है। ठीक है, तो LPG इससे कैसे बढ़िया है या इसकी क्या खासियत है, इसको हम नीचे देखते हैं। LPG, द यूजेज ऑफ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैज रिप्लेस्ड वुड। तो हमारी जो LPG है इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये इसने क्या किया है, वुड को रिप्लेस कर दिया है, मतलब इसको वुड की जगह यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इट डज नॉट रिलीज स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट्स। ये आपके स्मोक, धुआं और दूसरे प्रदूषक तत्वों को मुक्त नहीं करता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, यह एक साफ सुथरा स्वच्छ फ्यूल है। द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ LPG इज मोर देन दैट ऑफ वुड। साथ ही LPG की जो फ्यूल एफिशिएंसी है, मतलब ईंधन दक्षता है, वह लकड़ी से ज़्यादा होती है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज 55,000 किलो जूल पर ग्राम। और
हमारी जो कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की में 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब देखा था ऊपर वुड की 17,000 टू 22,000 होती है, लेकिन एलपीजी की 55,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम होती है। इसका मतलब आपका जब 1 किलोग्राम आप एलपीजी जलाएंगे तो इससे वुड की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में लगभग 2 गुनी या 3 गुनी मात्रा में ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी है, इसी को हम क्या कहते हैं कि इसकी कारण इसकी एफिशिएंसी दक्षता ज़्यादा होती है। कम मात्रा में जलाने पर एलपीजी हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी होती है वुड से अधिक होती है। हैंस एलपीजी इज मोस्टली प्रीफर्ड चॉइस। इस कारण से एलपीजी को ज़्यादा यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं वुड से इसको बेटर फ्यूल माना जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो आपको यहाँ पर कारण देना है कि यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में घर में आग लग जाती है, किसी इलेक्ट्रिक जैसे आपके टीवी है, फ्रीज है, कूलर है, ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यदि आग लग जाती है तो आप वाटर का यूज करके उसको आग को नहीं बुझाते हैं या उसको नहीं बुझाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो वाटर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब वह विद्युत का चालन कर सकता है। इट एडेड टू एन इलेक्ट्रिकल फायर द वाटर वुड जस्ट स्प्रेड द इलेक्ट्रिसिटी फर्दर। यदि हम इलेक्ट्रिकल फायर में, हमारे विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग में यदि हम पानी डालेंगे तो ये क्या करेगा? हमारी जो विद्युत होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको फैला देगा। द पर्सन डाउजिंग द फायर माइट गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक। और तो यदि जो व्यक्ति उस आग को बुझा रहा है या बुझाने की कोशिश कर रहा है उसको क्या लग सकता है? विद्युत का झटका लग सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इस कारण हमें क्या करना चाहिए? जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसकी आग को वाटर से ना बुझाकर हमारे जो CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं या सिंपली मिट्टी होती है या कोई मोटा कपड़ा होता है उसकी सहायता से उसको बुझाना चाहिए। ठीक है, देन बी, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। तो अभी जैसे हमने ऊपर देखा कंपैरिजन एलपीजी और वुड के अंदर, तो हमने क्या देखा था कि एलपीजी हमारा बेटर डोमेस्टिक फ्यूल माना जाता है वुड से। तो इसे क्यों माना जाता है उसी को आपको वापस दोबारा यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप? एलपीजी बीइंग अ क्लीनर फ्यूल देन वुड डज नॉट रिलीज स्मोक एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। तो हमारा एलपीजी जो है वह वुड से एक अच्छा साफ सुथरा क्लीनर फ्यूल है। तो ये क्या करता है? ये स्मोक और दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, धुआं और अन्य प्रदूषक तत्वों को, गैसों को रिलीज नहीं करता है या कम मात्रा में रिलीज करता है। वुड ऑन द अदर हैंड रिलीज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। वहीं दूसरी ओर जो वुड होता है ये क्या करता है? बहुत अधिक मात्रा में स्मोक और फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, मतलब धुआं और दूसरी गैसें प्रोड्यूस करता है, जो क्या करती हैं? कॉजिंग पॉल्यूशन एंड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिजीज, जिससे हमारा वायुमंडल में प्रदूषण होता है और साथ ही लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, मतलब श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं। हैंस एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलपीजी जो है वह वुड से, लकड़ी से एक अच्छा घरेलू ईंधन है या हमें इसको घरों में यूज करना चाहिए। नाउ सी, paper by itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not। तो यदि आप पेपर को अकेला जलाते हैं तो ये आसानी से क्या करता है? आग पकड़ लेता है। यदि उसी पेपर को आपने एक एल्यूमिनियम के पाइप के ऊपर लपेट रखा है तो वह आसानी से नहीं जलता है, थोड़ा जलता है फिर बुझ जाता है, फिर आप उसको जलाते हैं फिर थोड़ा जलता है फिर बुझ जाता है। तो आसानी से क्यों नहीं जल पाता है? क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न हम यहाँ पर देख लेते हैं। द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली बिकॉज ऑफ इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर। तो फायर हमारा जो पेपर होता है वह अपने आप या अकेला जब हम उसको जलाते हैं तो वह आसानी से आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यह बहुत कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। वाइल द पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन इग्निशन टेम्परेचर। तो हमारा जो पेपर है यदि हम उसको एल्यूमिनियम पाइप पर लपेट देते हैं
तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वह बढ़ जाता है, क्योंकि वह किसके संपर्क में आ जाता है, एल्यूमिनियम पाइप के संपर्क में आ जाता है। और एल्यूमिनियम का तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यहाँ पर उस कारण से वह आसानी से नहीं जल पाएगा। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पेपर टू द एल्यूमिनियम पाइप। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम कागज़ को जलाने लगेंगे तो उसकी जो हीट हम दे रहे हैं वह कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, एल्यूमिनियम पाइप में ट्रांसफ़र हो जाएगी। हैंस इट डज नॉट कैच फायर, और इस तरह से वह आग नहीं पकड़ पाएगा। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट एंड स्वीप तरीके से आपके पॉइंट्स में लिखे गए हैं ये आंसर और रीजंस, आप इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो हमने अपनी जो कैंडल की फ्लेम होती है, ज्वाला होती है, उसके डायग्राम की स्टडी की थी अपने टेक्स्ट बुक में, तो आपको उसी का डायग्राम यहाँ पर बनाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हमारी ये वैक्स की कैंडल है और इसमें आपको 3 जोन बताने हैं। ये हमारा आउटर जोन होता है जहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, ये आपका बीच वाला जोन होता है जहाँ मिडिल जोन होता है ये, और इसमें पार्शियल कंबशन होता है, और ये बीच वाला जो आपके बत्ती के बिल्कुल पास होता है इसे हम इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल भी कंबशन नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में कंबशन होता है। ठीक है, तो ये तो जोन्स हो गए। अब कौन सा हॉट है कौन सा कम हॉट है उसको हम इधर लिख देते हैं। आपका जो आउटर जोन है ये क्या है, आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है। आपका जो मिडिल जोन होता है ये मॉडरेटली हॉट होता है, और जो आपका इनर मोस्ट जोन होता है वह आपका लिस्ट हॉट होता है, मतलब सबसे कम गर्म होता है। तो ये 6 चीज़ें आपको इसमें डायग्राम में दिखानी है, और ये जोन्स आपको बहुत क्लियरली अच्छे से कलरफुल तरीके से बनाने हैं। और आप इसको बनाना चाहें तो जैसे ये ब्लू कलर यहाँ पर दिया गया है, इसके बाहरी आउटर सरफेस में आउटर जोन जो होता है, ये ब्लू कलर की जो लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इसी को कहते हैं। तो आपको अच्छे से कलरफुल डायग्राम इसको अपनी नोटबुक में बनाना है। कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। हमने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ा है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। जब 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो जितनी ऊर्जा यहाँ पर रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, और उसकी एक यूनिट होती है। तो उसी यूनिट का यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि किस यूनिट में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली। तो यहाँ पर पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ये हमारी जब हम 1 किलोग्राम फ्यूल को कम्प्लीटली जलाते हैं तो जितनी मात्रा में आपके ऊर्जा रिलीज होती है उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, आपको इसको पढ़ना भी आना चाहिए। केजे का मतलब होता है किलो जूल और केजी का मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, और ये आपके बीच में पर का साइन होता है, मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कैसे पढ़ेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, पर का मतलब होता है प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम जलाने पर उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली 1 किलो जूल पर किलोग्राम लिखना है यूनिट के रूप में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। हमने देखा है कि CO2 भी क्या करता है, आग को बुझाता है। CO2 भी फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है। कंप्रेस्ड CO2 को हम सिलेंडर में भर देते हैं और जब आग लगती है तो उसको हम अप्लाई करते हैं और आग बुझा देते हैं। तो ये किस तरह से आग पर कंट्रोल करती है, कैसे आग को बुझाती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। CO2 is a non-combustible gas and extinguishes fire in 2 ways। तो हमारी जो CO2 है ये नॉन कम्बस्टिबल गैस है, मतलब पहला तो ये कि ये खुद जलती नहीं है, ये स्वयं आग नहीं पकड़ती है, और यह 2 तरीके से आग को बुझाती है। पहला है इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन एंड इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो ये क्या होती है, CO2 ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होती है, तो और ये आपकी जो सतह होती है नीचे की तरफ, या जो आपके जलते हुए आर्टिकल्स होते हैं उन पर बैठ जाती है और ऑक्सीजन को उससे संपर्क करने नहीं देती है। और हमने पहले पढ़ा था कि यदि ऑक्सीजन से संपर्क कट जाता है तो हमारी आग भी जो होती है वो बुझ जाती है। तो इसी कारण से ये जो हमारी CO2 होती है यह ब्लैंकेट की तरह क्या करती है, उस आर्टिकल को या जलती हुई वस्तु को कवर कर लेती है। एंड कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल, और ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में जो संपर्क होता है उसको काट देती है और वह वस्तु या ऑब्जेक्ट जल नहीं पाता है। इन सिलेंडर्स CO2 इज केप्ड इन द लिक्विड फेम। तो दूसरा जो हमारा इसका रीज़न है कि CO2 कैसे बुझाता है आग को,
तो हमारा जो CO2 है इसको हम सिलेंडर्स में भरते हैं, और जब हम उसको भरते हैं तो बहुत अधिक दाब के साथ भरते हैं और वह लिक्विड अवस्था में आ जाती है। ठीक है, CO2 सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे हमारे LPG होती है। व्हेन रिलीज इट एक्सपेंड एनॉर्मसली, और जब इसको हम वहाँ से निकालते हैं नोजल से इसको ओपन करके, तो ये क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में एक्सपेंड होती है, मतलब फैलती है। लिक्विड जब गैस में बदलेगी CO2 में, तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फैलती है। दिस ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, इससे क्या होता है, आपका जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। मतलब वहाँ पर जो ज़्यादा तापमान होगा, आग लगी होगी तो बहुत अधिक टेम्परेचर होगा, लेकिन जैसे ही कोई गैस, यहाँ पर CO2 की जगह कोई भी गैस होगी, यदि उसको आप लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, वह अपना टेम्परेचर डाउन करेगी, वो आपको ठंडी ठंडी महसूस होगी। आप देखना कभी, यदि आप LPG का यूज करते हैं और उसको किसी और सिलेंडर में या आपके कार की टंकी में भरते हैं, तो आप उसकी नोजल को टच करके देखें, वह बहुत ठंडी ठंडी वहाँ पर महसूस होती है। तो ऐसा किस कारण होता है कि जब गैस लिक्विड से गैस में बदलती है तो वह क्या होती है, ठंडी हो जाती है। विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फायर, और इस तरह से ये क्या करती है, आग को बुझाने में हेल्प करती है। ओके, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Explain. आपके पास दो ढेर हैं। हिप का मतलब होता है ढेर, एक ग्रीन लीव्स का है और दूसरा ड्राई लीव्स का है, मतलब हरी पत्तियां और सूखी पत्तियां। तो किसको जलाना ज़्यादा इजी होता है? ठीक है, तो जो आपकी हरी पत्तियां होती हैं उनको जलाना ज़्यादा मुश्किल है, और ड्राई लीव्स जो होती हैं आपकी आसानी से क्या करती हैं, आग पकड़ लेती हैं। तो इसका क्या कारण है, इसको एक्सप्लेन करना है। A heap of green leaves contains a lot of moisture in it. आपकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है। हैंस इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, इस कारण क्या होता है, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यानी अत्यधिक तापमान पर ही ये आग पकड़ पाती हैं, कम तापमान पर नहीं। देयरफॉर इट डज नॉट कैचेस फायर इजीली, इस कारण से ये क्या करते हैं, आग आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक साइंटिफिक तरीके से आंसर देना है। आप कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये जनरल चीज़ होती है कि हरी पत्तियाँ तो आग नहीं पकड़ती, लेकिन जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। कोई भी आपसे रास्ते चलते पूछ सकता है, आपके दोस्त पूछ सकते हैं, तो आपको एक साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर उसका रीज़न देना है कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है, नमी है, जल की मात्रा अधिक है, इस कारण ये आसानी से नहीं जल पा रही हैं ग्रीन लीव्स। ठीक है, देन बट ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर कंटेंट इन इट, लेकिन ड्राई लीव्स में मॉइस्चर नहीं होती, वे सूखी होती हैं। हैंस इग्निशन टेम्परेचर इन लो, और उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है, ज्वलन ताप है, वह कम होता है। देयरफॉर इट कैचेस फायर इजीली, तो उनको बहुत कम तापमान देने पर, बहुत कम गर्मी मिलने पर वे क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं और आसानी से जलने लगते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10। Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? तो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि हमारे जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वह हमारी फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन जो कि ब्लू फ्लेम होती है उसको यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, उनमें टाँका लगाने के लिए। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। The goldsmith mainly uses non-luminous flame which is termed to be the outermost part of the flame. तो हमारे जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वे क्या करते हैं, हमारी फ्लेम की नॉन ल्यूमिनस पार्ट को यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट जोन या आउटर मोस्ट पार्ट भी कहते हैं। दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज बिकॉज द आउटर मोस्ट फ्लेम अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। वो इसी पार्ट को या इसी फ्लेम को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इस पार्ट में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। हमारी जो फ्यूल होता है वह कंप्लीटली इसी पार्ट में जलता है और अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और इसी को फ्लेम का सबसे अधिक गर्म पार्ट माना जाता है, या इसी को आपको गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने में, टाँका लगाने में यूज किया जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्नड। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4.5 किलोग्राम 4.5 किलो फ्यूल लिया गया और उसको पूरी तरह से जलाया गया। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर टू बी
180,000 किलो जूल। तो जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको यदि मेजर किया गया तो वह कितनी निकली, 180,000 यानी 1,80,000 किलो जूल निकली। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो आपको यहाँ पर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले आपके दिमाग में कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो हमें जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टोटल फ्यूल लिया गया है वह 4.5 किलो लिया गया है। ठीक है, आपको 1 किलो का निकालना है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि यदि 4.5 किलो जगह जलाने से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है तो 1 किलो के जलाने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आप 180 जो आपका दिया गया है 1,80,000, इसमें आप 4.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके 1 kg फ्यूल को जलाने से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन इसी तरह से करना है। पहले आपको लिखना है हीट प्रोड्यूस बाय 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, वह कितनी है, 1,80,000 किलो जूल। तो 1 किलोग्राम फ्यूल के जलाने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। देयरफॉर द हीट प्रोड्यूस बाय 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल विल बी इक्वल टू 1,80,000 अपॉन 4.5 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया है, आपको इसको एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, 4.5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। और आप ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर यूनिट भी लिखनी है। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है आपके किलो जूल पर किलोग्राम, तो उसको भी आपको यहाँ पर जरूर लिखना है। अन्यथा आप जब 40,000 लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि 40,000 एक्चुअली क्या है। ठीक है, ये किलोग्राम है, लीटर है या ग्राम है, कुछ क्या पता नहीं चलेगा। तो यूनिट हम इसीलिए लिखते हैं कि हमने जो आगे संख्या लिखी है उसके बारे में पता चले कि ये क्या है। तो किलो जूल पर किलोग्राम लिखने पर पता चल रहा है कि ये किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है। हैंस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कम्बशन। हमारा जो प्रोसेस है रस्टिंग का, जंग लगने का, क्या आप इसको कम्बशन या दहन कह सकते हैं, डिस्कस कीजिए। तो हमारा जो रस्टिंग है, लोहे पर ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शन के कारण लोहे पर जंग लगता है, तो हम उसको कम्बशन नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग केमिकल प्रोसेस हैं। नो, बिकॉज रस्टिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग रस्टिंग। हम इसको रस्टिंग को कम्बशन नहीं कह सकते क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है यहाँ पर रस्टिंग लगने पर, और यहाँ पर हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। ऑन द अदर हैंड, कम्बशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। और दूसरी ओर हमारा जो कम्बशन है, दहन है, हमने जैसे लकड़ी को, पेपर को जलाया तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी आपके पहले दी जाएगी। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं, उस ऊर्जा को अवशोषित करके वह बाद में ऊर्जा मुक्त करता है हीट और लाइट के रूप में। तो ये हमारी एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो आपकी रस्टिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो कम्बशन है वह एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑन द अदर हैंड कम्बशन इज अ endothermic chemical process in which a substance react with oxygen to release energy in the form of heat और light। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंतर है हमारा, दोनों अलग अलग प्रकार की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 13, Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker। तो अबिदा और रमेश दो फ्रेंड हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वे एक बीकर में वाटर को गर्म कर रहे हैं। अबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। अबिदा ने क्या किया, बीकर को, जो बत्ती होती है, मोमबत्ती की जो बत्ती होती है, विक होती है, उसके पास येलो पार्ट में रखा। रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। और वहीं रमेश ने बीकर को, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, नॉन ल्यूमिनस पार्ट, या आप उसको ब्लू पार्ट भी कह सकते हैं, हुज वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। तो किसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, आबिदा का या रमेश का। तो आपको पता है कि रमेश का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि उसने जो उसका बीकर है उसको ब्लू पार्ट में या आउटमोस्ट जोन में पकड़ा है, जो कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है हमारी फ्लेम का। द वाटर प्लेस्ड इन द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम विल बी हीटेड इन अ शॉर्ट टाइम। तो जो पानी या जो बीकर
फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट में रखा गया है वह शॉर्ट टाइम में कम समय में गर्म हो जाएगा। सिंस इट इज़ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, क्योंकि ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है और इसे हम क्या कहते हैं, और सबसे गर्म पार्ट इसको हम मानते हैं। ठीक है, इट इज रिगार्डेड एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, इसी को हम फ्लेम का सबसे गर्म पार्ट मानते हैं। सो रमेश बीकर विल बी हीटेड फर्स्ट, तो रमेश का बीकर क्या होगा, यहाँ पर जल्दी गर्म होगा। हाउएवर अबिदा हु प्लेस्ड द बीकर इन द ल्यूमिनस फ्लेम और येलो फ्लेम इज कंपेरेटिवली लेस हॉट, तो वहीं दूसरी ओर जो अबिदा का बीकर है जो कि ल्यूमिनस फ्लेम में उसने रखा है, येलो फ्लेम में रखा है, उसका जो पानी है वह धीरे धीरे गर्म होगा, क्योंकि वह थोड़ा जो पार्ट होता है ल्यूमिनस फ्लेम वाला, येलो फ्लेम वाला, वह लेस हॉट होता है, वह कम गर्म होता है या मॉडरेटली हॉट होता है। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वह यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सभी क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से लर्न करें ताकि आप एग्ज़ाम में इनको अच्छे से लिख सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।